सामान्य अध्ययन। एमसीक्यूज। हिंदी। पाठ 117। पहला प्रश्न। एक सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? ए. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बी. अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। सी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। डी. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। सेवा क्षेत्र उपागम, सर्विस एरिया अप्रोच को अग्रणी बैंक योजना के तहत कार्यान्वित किया गया था। यह योजना 1979 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था। इस योजना के तहत हर बैंक को एक विशिष्ट क्षेत्र सौंपा गया था जिसे वह क्षेत्रीय बैंक के रूप में विकसित करता था ताकि ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पहुंच बढ़ाई जा सके। सेवा क्षेत्र उपागम का उद्देश्य विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न। 2. भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। 2. गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। 3. गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1 और 3। बी. केवल 2 और 3। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। रेत को गौण खनिज माना जाता है। भारतीय खनिज कानून के तहत रेत को गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह खनिज मुख्य खनिजों के रूप में नहीं आता, बल्कि इसका उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। गौण खनिजों के खनन पट्टे। राज्य सरकारों को गौण खनिजों के खनन पट्टे देने का अधिकार है, लेकिन इनके खनन से संबंधित नियम बनाने की शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। गौण खनिजों के अवैध खनन पर नियम। अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, ताकि ये खनन गतिविधियां कानूनी ढंग से संचालित हो सकें। अगला प्रश्न। 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। 2. भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। यह कथन सही नहीं है। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से आता है, जिसमें केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र भी शामिल हैं। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, यह भी गलत है। भारत का विदेशी ऋण विभिन्न मुद्राओं में है, जैसे जापानी येन, यूरो, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और अन्य विदेशी मुद्राएं। यूएस डॉलर की स्थिति प्रमुख मुद्रा है, लेकिन ऋण अन्य मुद्राओं में भी लिया जाता है। अगला प्रश्न। 4. भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ए. अग्रिम। बी. जमा। सी. निवेश। डी. मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इस प्रश्न का उत्तर है बी। वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्ति में वे सभी चीजें शामिल होती हैं जो बैंक के पास धन का रूप में होती हैं, जैसे अग्रिम, निवेश और मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये सभी बैंक के द्वारा कमाई या निवेश की जाती हैं। दूसरी ओर, जमा बैंक की दायित्व है, न कि परिसंपत्ति। जमा वह राशि होती है जो ग्राहक बैंक में रखता है और बैंक को इसे वापस करना होता है। इसलिए जमा को परिसंपत्ति में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न। 5. भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस किन कारकों का योगदान है? 1. भारत के एटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का। 2. सरकारी व्यय के बढ़ने का। 3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो, डी एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। एक आईटी सेक्टर का विदेशी मुद्रा अर्जन। भारत का आईटी क्षेत्र बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, जो मुद्रा संकट के जोखिम को कम करता है। यह देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है और रुपए की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तीन विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन। भारत में विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा भेजे गए धन, प्रवासी भारतीयों के रेमिटेंस भी मुद्रा संकट को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है। दो सरकारी व्यय का बढ़ना। सरकारी व्यय का बढ़ना मुद्रा संकट को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे सरकार के वित्तीय दबाव में वृद्धि होती है और विदेशी मुद्रा की जरूरत बढ़ सकती है। इसलिए यह कारक मुद्रा संकट को कम करने में मदद नहीं करता। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? ए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी राजमन्नार समिति 1969, सी सरकारिया आयोग 1983, डी संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। इस प्रश्न का उत्तर है सी। यह सुझाव सरकारिया आयोग 1983 का था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए जो तटस्थ और निष्पक्ष हो तथा जिस व्यक्ति के पास गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या जिसने हाल के वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। आयोग का मानना था कि राज्यपाल को राज्य की राजनीति में किसी भी प्रकार की पक्षपाती भूमिका से बचना चाहिए ताकि वह संविधान और राज्य के संस्थानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा सके। यह सुझाव राज्यपाल की भूमिका को और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से था। अगला प्रश्न 7 पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ए जमा प्रमाण पत्र, बी वाणिज्यिक पत्र, सी वचन पत्र प्रोमिसरी नोट, डी सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट। इस प्रश्न का उत्तर है डी। यह प्रश्न सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में है। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो भारतीय स्टॉक बाजार में सीधे पंजीकरण किए बिना निवेश करना चाहते हैं, सहभागिता पत्र जारी किए जाते हैं। ये पत्र भारतीय निवेशकों के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे भारतीय बाजार में निवेश कर सकते हैं, जबकि वे भारतीय नियामक नियमों का पालन करते हुए किसी भारतीय एफपीआई के माध्यम से अपने निवेश को बढ़ावा देते हैं। यह एक वैध और सुरक्षित तरीका है जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में हिस्सेदारी रखते हैं। अगला प्रश्न 8 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। 2 प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य मैंडेटरी है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल 2, सी एक और 2 दोनों, डी न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। यह प्रश्न प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 से संबंधित है। पहला कथन सही है क्योंकि विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर होते हैं। इसके तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन होता है। हालांकि दूसरा कथन गलत है क्योंकि प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य नहीं है। हालांकि लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यह कार्यक्रम अनिवार्य रूप से मानी जाती नहीं है। अगला प्रश्न 9 भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? 1 संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां,
2 संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां, 3 वित्त आयोग, 4 वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, 5 नीति आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4 और 5, डी 2 और 5। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। ये समितियां विभिन्न क्षेत्रों के नियामकों और उनके कार्यों का अध्ययन करती हैं, उनकी दक्षता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती हैं और सुधारात्मक सुझाव देती हैं। वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग और नीति आयोग इन नियामकों के पुनरीक्षण में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 10 भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। 2 चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 3 पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में पहला कथन सही है, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया था। यह योजना औद्योगिकीकरण की दिशा में थी। दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में संपत्ति और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को सुधारने के लिए उपाय किए गए थे। तीसरा कथन भी सही है, क्योंकि पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 में वित्तीय क्षेत्र को पहली बार योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया गया।